एवरीवन जस्ट कंफर्म इट कि स्क्रीन शेयर देख रहा है आप लोगों को इक्विटी रिसर्च के लिए। Yes, sir. Yes, ओके, sir. इक्विटी रिसर्च TYBFM का एक सब्जेक्ट इक्विटी रिसर्च ओवरऑल, उसका इंट्रोडक्शन टू इक्विटी रिसर्च, इंट्रोडक्शन टू रिसर्च, ये पर्टिकुलर चैप्टर आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, जिसके अंडर हम लोग डिफरेंट पॉइंट्स कवर करने वाले हैं, जैसे कि इंट्रोडक्शन, कॉन्सेप्ट ऑफ रिसर्च, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च, ऑब्जेक्टिव्स, फीचर्स, इम्पोर्टेंस, टाइप्स एंड फॉर्मुलेशन। इनमें से कुछ पॉइंट इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे और कुछ पॉइंट जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर है आज ही उसमें कवर करेंगे। ओके, तो रिसर्च मतलब सबसे पहले क्या, ये एक नॉर्मल जनरल सेंस में समझ लो, एक स्टोरी है कि सपोज दो बंदे थे, वो दो बंदे एक्स एंड वाई, ये दोनों बंदे एक सेम लेवल की एज पर पढ़ते थे, राइट। दोनों एक ही एज के थे और दोनों साथ में स्कूल गए। स्कूल में जाने के बाद दोनों ने ग्रेजुएशन भी साथ में किया। ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद उनको लगा कि आगे फर्दर हायर स्टडीज जो है, उन हायर स्टडीज को कहीं ना कहीं हम लोगों को ऑप्शन चूज करना है। तो उनमें से एक्स बंदे ने ऐसा सोचा कि बाकी सारे ए से लेकर डी तक या ए से लेकर टी तक जितने भी सारे बंदे हैं वो सभी है ना मास्टर्स की ओर बढ़ रहे हैं, नॉर्मल मास्टर्स की, राइट। सपोज इनका ग्रेजुएशन कॉमर्स में हुआ था, तो इन्होंने सोचा कि मास्टर ऑफ कॉमर्स ही करें, ऐसा एक्स का कहना था। क्यों? क्योंकि बाकी सब लोग कर रहे हैं, वहां पे अच्छी खासी डिमांड हो सकती है, इसलिए। वाई बंदा जो था, वो वाई बंदे ने क्या किया कि सब लोग उस साइड जा रहे हैं तो ऐसा ना करते हुए उसने आफ्टर कॉमर्स जो पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए या फिर हायर स्टडीज के लिए कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं, इसके बारे में उसने थोड़ी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की। उसे नंबर ऑफ वेज वहां पे मिले। फॉर एग्जाम्पल, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट बन सकता था, वो चार्टर्ड कॉस्ट अकाउंटेंट बन सकता था, वो चार्टर्ड सेक्रेटरी कंपनी सेक्रेटरी बन सकता था, या फिर इसके अलावा वो CFA कर सकता था। इसके अलावा कोई वो एक्चुअल साइंस, अगर उसका 12th बेस अच्छा होगा तो एक्चुअल साइंस कर सकता था। इन सभी चीज़ों को साथ में लेकर इनको अलग लेवल पे लेके जाने के लिए उसके पास कुछ और ऑप्शंस भी थे, जैसे कि फॉर एग्जांपल वो एनालिसिस्ट बन सकता था, फाइनेंशियल एनालिसिस बन सकता था, टेक्निकल एनालिसिस बन सकता था। इसके अलावा कुछ और एडिशनल कोर्सेस उसको वहाँ पर भी दिखते थे। साथ ही साथ में एमकॉम भी था। एमकॉम के बाद कंप्लीटली आगे चल के पर्टिकुलर लेवल पे हर एक कोर्स जो उसने हायर एजुकेशन के लिए सिलेक्ट किया या फिर हायर एजुकेशन के लिए उसने शॉर्टलिस्ट किया, उसे शॉर्टलिस्ट करते वक्त उसने कुछ हायर एजुकेशन या हायर अपॉर्चुनिटीज उस पर्टिकुलर कोर्स के बाद में हैं या नहीं है, ये भी उसने एनालाइज किया। साथ ही साथ में उसने सोचा कि मार्केट में जब मैं ग्रेजुएट हो रहा हूँ उसके बाद मुझे पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए और 2 साल लगेंगे या 3 साल लगेंगे, या हायर स्टडीज के लिए 3 साल के बाद मुझे कहीं ना कहीं जॉब में इंटरेस्ट होगा कि मैं जॉब करना चाहूँगा। तो जो मैंने शॉर्टलिस्ट किए हुए कोर्सेस हैं उनसे मिलने वाली जो जॉब होगी वो 3 साल के बाद मुझे कितनी सैलरी दे सकती है, मुझे कितना इनकम जनरेट करके दे सकती है, राइट। पहला एनालिसिस है। सेकेंड थिंग, ऐसे सारे जो एरियाज है जो मैंने शॉर्टलिस्ट किए हैं, तो वाई बंदा सोच रहा है कि जितने भी शॉर्टलिस्ट किए हुए एरियाज हैं उन्हें कंप्लीट करने के लिए जितना मुझे टाइम ड्यूरेशन लगेगा उसके साथ साथ मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट भी है क्या। अगर किसी को चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना ही नहीं है तो वो इमीडिएटली उस ऑप्शन को क्लोज कर देगा और बाकी सारे जो पॉसिबल ऑप्शन है उनके पास गौर करेगा। उसने ऐसे सारी ऑप्शंस सिलेक्ट करने के बाद और शॉर्टलिस्ट करने के बाद विद द हेल्प ऑफ इंटरेस्ट फिर उसने नेक्स्ट स्टेप एक और अहेड ली कि अगर हम लोग जॉब पर लगते हैं तो जॉब पे लगने के बाद फर्दर ग्रोथ जॉब में मिलने के लिए और कोई हायर स्टडीज वहाँ पे होती है या फिर मुझे एनी अदर रिलेवेंट कोर्सेज वहाँ पे करने पड़ेंगे।
मार्केट में उस पर्टिकुलर कोर्स की डिमांड है या नहीं है। अगर आज डिमांड नहीं है तो नेक्स्ट आने वाले सेवरल ईयर्स में आएगी क्या। जैसे हम लोग कह सकते हैं कि कुछ सालों पहले, से एग्जाम्पल फॉर 2 डिकेड्स के पहले आईटी सेक्टर के लिए ज़्यादा डिमांड नहीं थी, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे थे जो आईटी सेक्टर की इमर्जिंग स्टेज को कंसिडर करके उन्होंने आईटी फील्ड में या कंप्यूटर फील्ड में अच्छी खासी लेवल पे पढ़ाई की, जिनकी वजह से उनका आउटपुट या उनका इनकम जो था वो उन्हें जो रिजल्ट मिले वो अच्छे खासे मिले और आईटी सेक्टर एक बूमिंग इंडस्ट्री कहलाएगी। वैसे ही एक डिकेड पहले डेटा एनालिटिक्स के जो कोर्सेज थे उनको ज़्यादा डिमांड नहीं थी। जो लोगों ने वो पर्टिकुलर कोर्सेज किए उसके बाद में आज उनको अच्छे खासे रिटर्न्स मिल रहे हैं, राइट। अच्छी खासी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ वहाँ पे मिल रही हैं, राइट, जिन्होंने पहले किए थे उनको। लेकिन आज अगर हम लोग देखें तो डेटा एनालिटिक्स के लिए बहुत सारे ऐसे अलग अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोर्सेस आए हैं कि जिनके लिए लगभग मोर देन 70% जो फ्यूचर एस्पिरेंट्स हैं वो सारे उन्हीं के ऊपर लगे हुए हैं कि डेटा एनालिटिक्स करेंगे आगे बहुत जाके पैसा मिलने वाला है। लेकिन अगर ऐसा ही हुआ तो उन सभी की एक तरह की एमबीए करने के बाद जिस तरह की कैंडिडेट्स की हालत हुई है कुछ कि एमबीए बहुत सारे हैं मार्केट्स में जो एमबीए कंप्लीट कर चुके हैं, लेकिन जिनके पास जॉब नहीं है या मार्केट में अपॉर्चुनिटीज़ ही नहीं है। तो इस तरह का सैचुरेशन ना हो, ऐसे सारे प्रॉब्लम्स, प्रोस्पेक्टस, साथ ही साथ डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़, हायर लेवल, नेक्स्ट लेवल आने वाली चांसेस, ये सभी एनालाइज करके वाई बंदे ने एक कोर्स फाइनलाइज किया कि हम लोग इस पर्टिकुलर कोर्स को कंप्लीट करेंगे। तो जो एक्स ने किया वो था जो सब लोग कर रहे हैं वैसे करेंगे, जय राम जी की। दूसरा थिंग था कि वाई बंदे ने कंप्लीटली रिसर्च किया, कंप्लीटली स्टडी किया कि मार्केट में क्या पर्टिकुलर सिचुएशन, क्या पर्टिकुलर इन्वायरमेंट है कि जो मुझे आगे जाके बेनिफिट होगी। अब ये वाई बंदे ने जो किया ये खुद के लिए किया। जो रिसर्च होता है तो रिसर्च ऐसे डिफरेंट एस्पेक्ट्स पे कंसिडर किया जाता है। जैसे कि ओवरऑल जो कॉन्सेप्ट होती है रिसर्च की, उसमें जितने भी सारे हमारे ओवरऑल एरियाज होते हैं, उन एरियाज में कहीं ना कुछ छोटे मोटे प्रॉब्लम्स होते हैं। उन प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने के लिए स्टडी करके उस पर इफेक्टिव सजेशंस, इफेक्टिव सॉल्यूशंस रिलेवेंट अथॉरिटीज़ को देना, ये एक तरह की हमारी रिसर्च होती है, राइट। तो इंट्रोडक्शन के तौर पे हम लोग अगर देखें तो यहाँ पर व्हाट इज रिसर्च। Research is a process of a systematic inquiry that involves the collection of data, documentation of critical information, and analysis and interpretation of the data or information in accordance with the suitable methodologies set by a specific professional fields and academic disciplines, right? तो ये कंप्लीट जो डेटा कलेक्शन से लेके डेटा प्रेजेंटेशन तक जितनी भी सारी प्रोसेस होती है उससे हम लोग रिसर्च कहते हैं। व्हाट इज कलेक्शन ऑफ डेटा, जैसे कि वाई बंदे ने खुद के लिए अलग अलग कोर्सेज के लिए डिफरेंट फ्यूचर प्रोस्पेक्टस, उनकी फीस स्ट्रक्चर सब कुछ के लिए डेटा कलेक्ट किया, दैट इज डेटा। उनमें से हर एक ऑप्शन रिलेवेंट था क्या? नहीं। जो रिलेवेंट था वो उसके लिए इंफॉर्मेशन बन गई, दैट इज क्रिटिकल इंफॉर्मेशन या फिर ओवरऑल इंफॉर्मेशन। उसका उसने एनालिसिस किया कि कौन सी अच्छी है, कौन सी बुरी है, कौन सा कोर्स अच्छा रहेगा मेरे लिए और कौन सा नहीं। उसके बाद कुछ मेथोडोलॉजीज यूज करके उसने शॉर्ट लिस्ट करके अपने पर्टिकुलर एरिया ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से वहाँ पे डेटा के हिसाब से जो कोर्स सिलेक्ट किया, दैट इज द प्रॉपर प्रेजेंटेशन। Research is conducted to evaluate the validity of the hypothesis or an interpretive framework. What is hypothesis? Hypothesis, it is a tentative solution
a tentative solution for that particular research or a particular research problem. What is research problem? Suppose Y के लिए क्या था research problem? कि मुझे course select करना. What is that course? वो course कौन सा होगा, राइट? तो उस कोर्स को सिलेक्ट करने के लिए क्या क्या पॉसिबल ऑप्शंस हो सकते हैं, ये पहले ही जब वाई एक अज्यूम करके चलेगा कि हाँ यस देयर कैन बी अ चांसेस टू बिकम अ कंपनी सेक्रेटरी, वहाँ पे अच्छे खासे प्रोस्पेक्टस हो सकते हैं, और अवॉइड करने के लिए शायद चांसेस हो सकते हैं कि हम लोग एमकॉम करें ही ना, क्योंकि आगे फ्यूचर में जाके उसकी वैल्यू नहीं होगी। तो इस तरह के टेंटेटिव सॉल्यूशंस जो आएंगे, रिजल्ट्स जो मिलेंगे, जो एक्सपेक्टेड रहेंगे विद द हेल्प ऑफ पायलट स्टडी, वो हमारे लिए हाइपोथेसिस होता है, राइट? आफ्टर द हाइपोथेसिस, once the most important aspect of research is the statistics associated with it, conclusion or a result. It is about the thought that goes behind the research. मतलब जो हाइपोथेसिस हमारे हैं, उन हाइपोथेसिस को हम लोगों को टेस्ट करना होगा। टेंटेटिव सॉल्यूशंस जो है उन्हें हम लोगों को टेस्ट करना होगा कि हाँ ये सही में ऐसे ही होंगे या फिर इसके अलावा भी कोई ऑप्शंस हो सकते हैं। तो इनके लिए हमें स्टैटिस्टिकल डेटा वहाँ पे अवेलेबल होना चाहिए, और इन्हीं स्टैटिस्टिकल डेटा में जो डिफरेंट वेरिएबल्स होते हैं, उन वेरिएबल्स को हम लोग टेस्ट करेंगे। और जैसे ही हम लोग इन डिफरेंट वेरिएबल्स को टेस्ट करते हैं, उसके बेसिस पे हम लोग ओवरऑल रिसर्च कंडक्ट करते हैं, हमारे कंक्लूजन या रिजल्ट वहां पे सपोर्ट करते हैं विद दैट पर्टिकुलर स्टैटिस्टिकल डेटा। रिसर्च इज कंडक्टेड विद अ पर्पस टू अंडरस्टैंड। जो हमारा रिसर्च होता है उसे कंडक्ट करने के लिए क्या स्पेसिफिक पर्पसेस हो सकते हैं या फिर किस तरह के होंगे। पहला, व्हाट डू organizations or a business rally want to find out। पहले हमारी ऑर्गेनाइजेशन, फॉर एग्जाम्पल अभी हम लोग एक्स और वाई को बाजू में रखते हैं और फाइनेंशियल मार्केट के हिसाब से देखते हैं। व्हाट डू ऑर्गेनाइजेशन और बिजनेस रैली वांट टू फाइंड आउट। एक पर्टिकुलर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है या फिर कोई बिजनेस रिलेटेड सेक्टर्स है, तो उनको कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए, तो वो क्या इंफॉर्मेशन होगी, उनको एग्जैक्टली चाहिए क्या, वो हम कुछ रिसर्च फर्म वहाँ पे उन्हें देती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल कौन से स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए, कौन से स्टॉक में नहीं इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, इनके लिए जो स्टॉक एडवाइजरी रिसर्च फर्म्स होती हैं, तो वो रिसर्च फर्म उस पर्टिकुलर फाइनेंशियल मार्केट के लिए, उन पर्टिकुलर स्टॉक्स के लिए जो ओवरऑल एनवायरमेंटल एंड अदर अफेक्टिंग फैक्टर्स होंगे, उनको एनालाइज करती है, उनसे रिलेटेड डेटा कलेक्ट करती है, उस डेटा को एनालाइज करती है और फिर बाद में रिपोर्ट सबमिट करते हैं। इसीलिए ऑब्जेक्टिव्स या पर्पस जो होगा, तो वो पहला होगा कि एक्चुअल में ऑर्गेनाइजेशंस को या जो रिसीवर्स है उनको चाहिए क्या। सेकेंड थिंग, व्हाट आर द प्रोसेसेस दैट नीड टू बी फॉलोड टू चेज द आइडिया। ऐसी कौन सी प्रोसेस होंगी कि उस पर्टिकुलर आइडिया को या उस पर्टिकुलर रिसर्च को कंडक्ट करने के लिए हमें हेल्पफुल रहेगी। थर्ड थिंग, व्हाट आर द आर्ग्यूमेंट्स दैट नीड टू बी बिल्ड अराउंड अ कंसेप्ट। ऐसे कौन कौन के पॉसिबल आर्ग्यूमेंट्स का मतलब होता है पॉसिबल स्टेटमेंट्स यहाँ पर फ्रेम हो सकते हैं कि हमने जो कॉन्सेप्ट, जो हमारा रिसर्च प्रॉब्लम है, उसके लिए जो टेंटेटिव सॉल्यूशंस दिए हुए हैं, उन सॉल्यूशंस को किस तरह से वहां पे वो जस्टिफाई कर पाएंगे, तो उन सभी को भी कलेक्ट करना पड़ेगा, राइट? तो ये सारे हमारे रिसर्च कंडक्ट करने के लिए जो पर्पसेस है वो कंप्लीट यहाँ पर आता है। एंड फोर्थ पॉइंट इज, व्हाट इज द एविडेंस दैट विल बी रिक्वायर्ड दैट द पीपल बिलीव इन द आइडिया और अ कॉन्सेप्ट। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई इक्विटी रिसर्च फर्म या इंस्टीट्यूशन है जो एडवाइजरी सर्विसेज प्रोवाइड करती है, और उन एडवाइजरी सर्विसेज को हम लोगों को ग्रांटिली लेना है या फिर ले सकते हैं, ऐसे अगर पब्लिक को वो उस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन या पर्टिकुलर जो रिसर्च है या उसमें से मिलने वाला जो सॉल्यूशन है, सजेशन है, उसके ऊपर डिपेंड करने के लिए या बिलीव करने के लिए जो पब्लिक को सपोर्टिव एविडेंस लगेगा, दैट विल बी द मोस्ट हेल्पफुल फॉर द रिसर्च।
इस तरह के एविडेंसेस भी हम लोगों को कलेक्ट करने पड़ेंगे। से फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी ने कहा कि रिलायंस इंडस्ट्रीज कंपनी के शेयर्स बढ़ने वाले हैं, आप उन्हें खरीद लो, दिस इज द एडवाइस, राइट। 2100 की लेवल से इसकी लेवल हम लोगों को 3100 इन अपकमिंग 1 ईयर में देखने को मिल सकती है, राइट। ऐसा किसी ने कहा या किसी एडवाइजरी फर्म ने कहा, तो उस पर्टिकुलर एडवाइजरी फर्म के उस पर्टिकुलर स्टेटमेंट के लिए हम ब्लाइंडली भरोसा तो नहीं रखेंगे। ऑब्वियसली उन्हें जस्टिफिकेशन पूछेंगे कि क्यों, आपको ऐसा क्यों लगता है। then they will say the positive factors or positive points which helps that particular company's stock prices to go upside or to move upside। जैसे कि उन्हें कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स मिले होंगे या आने वाले फ्यूचर में 1 साल में अच्छी खासी ग्रोथ उनको दिख रही होगी, या फिर जिनसे उनकी इनकम बढ़ने वाली होगी, शायद कुछ डिविडेंड्स के या फिर एक्सपेंशन के प्लान्स वहाँ पर होंगे। इस तरह की सभी सपोर्टिव इंफॉर्मेशन एज एन एविडेंस काम करती है, राइट। तो ये थे हमारे रिसर्च के कंडक्ट करने के लिए पर्पसेस। ये हमारा ओवरऑल इंट्रोडक्शन। व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ रिसर्च? कुछ पॉइंट्स यहां पर एन्यूमरेट किए हैं कॉन्सेप्ट ऑफ रिसर्च के लिए। पहला, रिसर्च इज द सर्च फॉर द नॉलेज, मतलब पहले से कुछ तो भी हुआ है, उसके लिए एडिशनल डीप नॉलेज हमें चाहिए, इसके लिए हम लोग रिसर्च करेंगे। इक्विटी या स्टॉक मार्केट में जो कुछ भी वोलेटिलिटी होती है, उन वोलेटिलिटी के लिए पर्टिकुलर डे के लिए जो वोलेटिलिटी देखने को मिली, उसके पीछे के जो रीजंस हैं, उन रीजंस को फाइंड आउट करने के लिए जो इंफॉर्मेशन स्टडी की जाएगी, वो नॉलेज गेन किया जाएगा, उसे हम लोग रिसर्च कहेंगे। सेकेंड, रिसर्च इज अ सर्च फॉर न्यू फैक्ट्स। न्यू फैक्ट्स मतलब इनोवेशंस के लिए। सपोज फॉर एग्जांपल कि हम लोगों को आने वाले कुछ ड्यूरेशन के लिए या टाइम फ्रेम के लिए कहीं एडिशनल इंफॉर्मेशन गेन कलेक्ट करके फ्यूचर प्रोस्पेक्टस जो होंगे उसे आइडेंटिफाई करने हैं, तो उनके लिए जो इंफॉर्मेशन हम लोग कलेक्ट करेंगे और उन इंफॉर्मेशन में से जो न्यूअर फैक्ट्स होंगे जो आने वाले सेवरल पीरियड के लिए कहीं ना कहीं अफेक्टिंग फैक्टर्स बन सकते हैं, तो उन्हें फाइंड आउट करना मतलब यहाँ पर रिसर्च होता है। थर्ड थिंग, रिसर्च इज अ सिस्टमैटिक एफर्ट टू गेन द नॉलेज। ऑब्वियसली ऊपर हम लोगों ने फर्स्ट पॉइंट में पढ़ा कि सर्च फॉर द नॉलेज, लेकिन नॉलेज कैसे होना चाहिए? विद द सिस्टमैटिक एफर्ट। मतलब किसी ने अगर पूछा कि चलो स्टॉक मार्केट का आज का जो 35,000 निफ्टी जो ट्रेड कर रहा है वो 15,800 के लेवल पे ट्रेड अभी कर रहा है फिलहाल के लिए, तो इस पर्टिकुलर ट्रेड के लिए अगर हम लोग कंसीडर करें तो आगे चल के आने वाले 2 वीक्स या 3 वीक्स के लिए क्या टारगेट्स रहेंगे। तो ए पर्सन ने कहा कि सर 16,000 जा सकता है, बी ने कहा सर 15,000 वापस आएगा, सी ने कहा कि सर 15,000 और 16,000 ये बहुत दूर की लेवल से लगभग आने वाले 1 या 2 हफ्ते के लिए कंसिस्टेंटली जो निफ्टी का वॉल्यूम है वो निफ्टी का पॉइंट है वो 15,600 से लेकर 15,900 के रेंज में ही ट्रेड करेगा, बिकॉज देयर आर बिग चांसेस जो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स है, जो जम्मू एंड कश्मीर के डिफरेंट जो हमारे पॉलिटिकल इश्यूज है, जियोपॉलिटिकल इश्यूज, उनके बेसिस पे वहां पे मार्केट किस तरह से रिएक्ट करेगा, वो आने वाले 2 वीक में जो डिफरेंट इन्वायरमेंटल फैक्टर्स अफेक्टिंग फैक्टर्स है उनको कंसीडर करके चलना पड़ेगा। तो यहाँ पे मार्केट एक अपर एंड लोअर साइड की रेंज में ट्रेड करते हुए दिखेगा, एंड दैट लेवल इज 15,600 to 15,900 ओनली, राइट। लेकिन ये सिस्टमैटिक एफर्ट कहाँ पे देखने को मिला? जो पर्सन सी था उसने बोला, क्योंकि उसने सपोर्टिव जो रिलेवेंट इंफॉर्मेशन, हाँ ऐसा ही नहीं है, दिस इज फॉर एग्जांपल, बट सपोर्टिव रिलेवेंट इंफॉर्मेशन जो है वो वहां पे प्रोवाइड की थी, और ए और बी बंदा जो थे वो शायद वेगली आंसर कर रहे थे कि यार ऊपर बढ़ेगा नीचे जाएगा, ऐसे ही कुछ, राइट। तो इन सभी के लिए सिस्टमैटिक एफर्ट लेना जरूरी है, दैट इज रिसर्च। फोर्थ पॉइंट इज रिसर्च
discovers the answer to question through the application of scientific procedures. अब साइंटिफिक प्रोसीजर्स मतलब क्या? जो हम लोग इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, जो हम लोग डेटा कलेक्ट करते हैं, उस डेटा में से इंफॉर्मेशन हम लोग शॉर्टलिस्ट करते हैं। उन इंफॉर्मेशन को जो हमारे रिलेवेंट होती है हमारे स्टडी पर्पस के लिए, उस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को हम लोग कैटेगराइज करते हैं हमारे डिफरेंट रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स के साथ में, और उस इंफॉर्मेशन को रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स के साथ में क्लासिफाई करने के बाद उसके ऊपर डिफरेंट एनालिटिकल अप्रोचेस हम लोग वहां पे इस्तेमाल करते हैं, डिफरेंट स्टैटिस्टिकल टूल्स हम लोग यूज करते हैं, और इनके बाद आने वाले जो रिजल्ट्स होते हैं वो हमारे साइंटिफिक प्रोसीजर्स से मिले हुए रिसर्च के ओवरऑल जो हमारे सॉल्यूशंस या सजेशंस या आउटकम्स फाइंडिंग्स होते हैं, राइट। तो ये हमारी साइंटिफिक प्रोसीजर जो है ये ओवरऑल रिसर्च में हम लोगों को देखने को मिलती है। फिफ्थ पॉइंट इज रिसर्च इज अ सिस्टमैटिक एंड ऑब्जेक्टिव इन्वेस्टिगेशन ऑफ द सब्जेक्ट और अ प्रॉब्लम। ऑब्वियसली अगर आप लोगों को बोला गया कि जाओ जाके स्टॉक मार्केट की स्टडी करके आओ, मैंने आपको सबको बोला कि टीवाई के सेम 6 के लिए आपका जो ब्लैक बुक का प्रोजेक्ट का टॉपिक होना चाहिए वो आपका स्टॉक मार्केट का सब्जेक्ट है, राइट। तो आप लोग सब जाके डायरेक्टली स्टॉक मार्केट स्टडी करने लग जाओगे क्या? नहीं। आप क्या करोगे कि स्टॉक मार्केट एक समंदर है, उस समंदर का कुछ छोटा हिस्सा आप लोग स्टडी करने के बारे में सोचोगे कि चलो हम लोग सिर्फ स्टॉक मार्केट में होने वाले जो डिफरेंट ब्लू चिप कंपनी के शेयर्स हैं उन शेयर्स के बारे में जो मूवमेंट्स पिछले एक साल में देखने को मिली उनसे रिलेटेड कुछ जो अफेक्टिंग फैक्टर्स हैं उन्हीं को एनालाइज करेंगे, राइट। तो ये आपका रिसर्च का ऑब्जेक्टिव, रिसर्च का एरिया, रिसर्च का स्कोप बन गया, राइट। तो ओवरऑल जो सिस्टमैटिक एंड ऑब्जेक्टिव इन्वेस्टिगेशन होता है उसे हम लोग रिसर्च कहते हैं। ऐसा नहीं होगा कि चलो यार हम लोगों ने एक कोई रिसर्च का टॉपिक ले लिया और सभी इंफॉर्मेशन हम लोग कलेक्ट कर रहे हैं और सबके साथ में हम लोग वहां पे रिसर्च एनालिसिस कर रहे हैं, नहीं। तो हमारा रिसर्च जो होगा वो क्वालिटेटिव नहीं बन पाएगा। व्हाट इज क्वालिटेटिव और व्हाट इज क्वांटिटेटिव, नेक्स्ट पॉइंट में दिया। Research is the process, whether it is qualitative or a quantitative, of a systematic gathering, recording, analyzing and evaluating the data related to the problems faced by the industry, organization, market or a society. डेटा जो होता है उस डेटा के लिए हमें सिस्टमैटिक गैदरिंग मतलब कलेक्शन ऑफ डेटा, उसको रिकॉर्डिंग, समराइजिंग एंड एनालाइजिंग करना उस पर्टिकुलर डेटा को, और साथ ही साथ उसे इवैल्यूएट करना फॉर अ प्रॉब्लम फेस्ड बाय द डिफरेंट इंडस्ट्रीज, ऑर्गेनाइजेशन, मार्केट और द सोसाइटी, उसको हम लोग रिसर्च प्रोसेस कहते हैं। क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव ये दोनों जो चीजें हैं, इन दोनों में क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव इन दोनों चीजों में हम लोगों को ध्यान में रखना है कि क्वालिटेटिव में हम क्वालिटी के ऊपर ज्यादा एम्फोसिस देते हैं और क्वांटिटेटिव में हम लोग नंबर्स पे ज्यादा एम्फोसिस देंगे। और ये क्वालिटेटिव डेटा, क्वालिटेटिव रिसर्च एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च होते क्या है ये हम लोग आने वाले टाइप्स ऑफ रिसर्च में सीखेंगे, ठीक है। कॉन्सेप्ट ऑफ रिसर्च में नेक्स्ट पॉइंट हमारा है विच इज रिलेटेड टू द रिसर्च हेल्प्स द मैनेजमेंट in decision making related to the various problem faced by the industry, organization, market और society। मैनेजमेंट को किस तरह से हेल्पफुल होगा डिसीजन मेकिंग से? फॉर एग्जांपल वर्कर्स की जो प्रोडक्टिविटी है वो प्रोडक्टिविटी अच्छी नहीं है, राइट। ऐसा हम लोगों को रिजल्ट में देखने को मिला। रिजल्ट कब आया? जब हम लोगों ने डेटा कलेक्ट किया। डेटा कहाँ से कलेक्ट किया होगा? तो जो वर्कर्स हैं उन वर्कर्स की जो हमारी ओवरऑल कंपनी या फैक्ट्री, अगर प्रोडक्शन कंपनी होगी, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होगी, तो उस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में जहाँ पर हमारे वर्कर्स काम करते हैं उन्होंने कितना टाइम स्पेंड किया है और उन्होंने कितना आउटपुट या एफिशिएंट वर्क वहाँ पे कंप्लीट किया है, इनका हम लोगों ने स्टडी किया। से फॉर एग्जांपल एक वर्कर 10 घंटे में
10 यूनिट प्रोड्यूस कर पाता है नॉर्मली, अच्छी खासी फेवरेबल कंडीशन हो तो एक वर्कर 10 घंटे में 10 यूनिट्स प्रोड्यूस करता है। लेकिन वर्कर्स की जब हम लोगों ने डेटा कलेक्ट किया इस तरह का, तो हमें पता चला कि लगभग ऑन एन एवरेज एक वर्कर 10 घंटे में सिर्फ 6 या 7 ही यूनिट प्रोड्यूस कर रहा है, राइट। तो हमें यहाँ पे प्रॉब्लम दिखाई दिया कि हमारी जो लेबर एफिशिएंसी है, वर्कर्स एफिशिएंसी है, वो कम है स्टैंडर्ड से। जहां 10 यूनिट प्रोड्यूस करने चाहिए थे वहां पे सिर्फ 6 या 7 ऑन एन एवरेज प्रोडक्शन हो रहा है। तो इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को किस तरह से हम लोगों को वहां पे उसे हम लोगों को किस तरह से वहां पे सॉल्व करते आएगा या फिर उसके ऊपर हम लोगों को वहां पे सॉल्यूशन निकालते आएगा, राइट। तो ये कैसे पता चलेगा हम लोगों को? तो डिफरेंट जो एस्पेक्ट्स होंगे, डिफरेंट जो कॉन्सेप्ट्स होंगी, उन कॉन्सेप्ट्स को हम लोगों को स्टडी करना होगा। उनके अलग अलग फैक्टर्स होंगे। हम लोगों को लेबर या वर्कर जो है हमारे, उनसे रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी पड़ेगी। कुछ उनके ऊपर जो सुपरवाइजर्स है उनसे कुछ इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी पड़ेगी। कुछ हमारे मैनेजर्स हैं, उन मैनेजर्स से हमें इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी पड़ेगी। साथ ही साथ में ओवरऑल हमारा जो फैक्ट्री का या कंपनी का इन्वायरमेंट है, उस इन्वायरमेंट को हम लोगों को एनालाइज करना पड़ेगा। और उस पर्टिकुलर इन्वायरमेंट को एनालाइज करके और इन सभी जो हम लोगों ने इंफॉर्मेशन कलेक्ट की होगी उसके ऊपर से हमें पता चलेगा कि एक्चुअल में वर्कर्स की एफिशिएंसी क्यों कम है। ऐसा हो सकता है शायद कि हमारे वर्कर्स जो है वो कंसिस्टेंटली 1 से लेकर 10 घंटे तक ओवरऑल काम ही करते बैठते हैं। उन्हें कहीं पर बीच में ब्रेक नहीं मिलता है। उनको पहले टी ब्रेक या फिर लंच ब्रेक मिलना चाहिए, वो हम लोग नहीं देते हैं। कुछ ऐसी वर्किंग कंडीशंस होगी कि जहाँ पे एटमॉस्फेयर या साउंड अच्छा नहीं हो या फिर वर्किंग एनवायरनमेंट कंडीशंस जो है वो अच्छी नहीं हो। ऐसे अलग अलग जो वहाँ पे हम लोगों को पॉसिबल वहाँ पे प्रॉब्लम्स एडिशनल डिटेक्ट होंगे, उनके ऊपर हम लोग जाकर मैनेजमेंट को रिपोर्ट करेंगे। यस, एफिशिएंसी लेवल कम होने के लिए ये डिफरेंट जो हमारे एस्पेक्ट्स है या डिफरेंट पॉइंट्स जो है ये वहाँ पे रीजंस है। तो मैनेजमेंट क्या करेगी? तो उन पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हायर लेवल की जो स्ट्रैटेजिक डिसीजंस होंगी वो चेंज करेंगी। तो इसीलिए रिसर्च जो होता है वो मैनेजमेंट को डिसीजन मेकिंग में हेल्पफुल होता है। ये सिर्फ एक एग्जांपल था वर्किंग कंडीशन का, इनके अलावा भी बहुत सारे होते हैं। नेक्स्ट, research helps to provide the information about the stakeholders. Who are the stakeholders? कंपनी के स्टेक होल्डर्स कौन कौन होते हैं? कंपनी के स्टेक होल्डर्स कौन कौन होते हैं? तो जो कोई भी पर्सन कंपनी से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिलेटेड होगा वो कंपनी का स्टेक होल्डर बन जाता है। बैलेंस शीट में दिखने वाली जो लायबिलिटी साइड होगी तो वो लायबिलिटी साइड या असेट साइड, उन दोनों की साइड में हम लोग जो अलग अलग पॉइंट्स रिकॉर्ड करते हैं, जो हमारे पर्सनल अकाउंट्स रिकॉर्ड करते हैं, वो सारे हमारे स्टेक होल्डर्स होते हैं। कौन कौन? पहले खुद मैनेजर, ओनर, देन सप्लायर्स, देन जहां से हम लोग परचेस करते हैं क्रेडिट पे वो क्रेडिटर्स, जो हमें लोन देते हैं, जो हमारे बॉन्ड्स परचेस करते हैं वो हमारे डिबेंचर होल्डर्स या फिर बॉन्ड होल्डर्स या फिर हमारी बैंक, वो हमारे स्टेक होल्डर्स होते हैं। साथ ही साथ में जो हमारी एम्प्लॉयज होते हैं, जो हमारे पार्टनर्स होते हैं, चैनल पार्टनर्स होते हैं, वो सभी हमारे स्टेक होल्डर्स होते हैं। तो इन सभी से रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन है वो इंफॉर्मेशन भी हम लोगों को पर्टिकुलर रिसर्चेस में से मिल सकती है। लास्ट पॉइंट, द कॉन्सेप्ट ऑफ द रिसर्च इज द रिसर्च हेल्प टू रिड्यूस द अनसर्टेनिटी एग्जिस्टिंग इन द ऑर्गेनाइजेशन। मतलब जो कोई भी एडिशनल करंट इन्वायरमेंटल कंडीशन होगी या करंट सिचुएशन होगी, उन करंट सिचुएशन को छोड़कर या फिर करंट सिचुएशन के आगे जो हम लोगों के फ्यूचर प्रोस्पेक्टस है उनमें अगर कहीं पर कुछ प्रॉब्लम्स आने वाले होंगे या फिर कुछ ऐसी अनसर्टिनिटी हो सकती है, इसके लिए प्रायर रिसर्च करने का वहाँ पे ऑब्जेक्टिव रख कर हम लोग रिसर्च कंडक्ट कर सकते हैं, जो हमारी आने वाली ऑर्गेनाइजेशन की आने वाली जो फ्यूचर डेज है उनमें हम लोगों को अच्छा खासा परफॉर्म करते हुए दिखे, राइट।
तो ये सभी जो चीज़ें हैं जो हमारी रिसर्च से रिलेटेड है, तो उन रिसर्च से रिलेटेड इन सभी चीज़ों को हम लोग कॉन्सेप्ट ऑफ रिसर्च में ऐड करते हैं। तो पर्टिकुलर लेवल पे जो रिसर्च होती है, जो हम लोगों ने अलग अलग तरीके के लेवल पे देखे, तो इस तरह की अलग अलग रिसर्चेस अलग अलग प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए यूज में ली जाती है, राइट। तो कॉन्सेप्ट ऑफ रिसर्च के बाद में नेक्स्ट आता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च। क्या क्या ऐसे फीचर्स या क्या क्या ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं, एक के नीचे एक ऐसे 7 पॉइंट्स यहाँ पर दिए हैं आपको। उसमें से पहला, अ सिस्टमेटिक अप्रोच इज फॉलोड इन रिसर्च। पहला थिंग, सिस्टमेटिक अप्रोच फॉलो किया जाएगा हमेशा। Rules and procedures are an integral part of the research that set the objectives of the research process. Researchers need to practice the ethics and code of conduct while making the observation of drawing conclusions. जो रिसर्च का अप्रोच होगा वो सिस्टमेटिक इसलिए होगा क्योंकि जो रिसर्च का आउटकम मिलने वाला है, जो फाइंडिंग्स मिलने वाली है, वो हमें क्या होनी चाहिए, तो अच्छी होनी चाहिए। इसलिए पर्टिकुलर कोड ऑफ कंडक्ट एंड पर्टिकुलर रिसर्च की जो प्रैक्टिकल इथिक्स है उसे फॉलो करना ही चाहिए। से फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लोगों को 100 वर्कर्स जिस कंपनी में हैं, उस कंपनी की वर्किंग कंडीशंस या वर्कर्स की जो हमारी प्रॉब्लम्स हैं उसे सॉल्व करने के लिए अगर हम लोग सिर्फ 2 या 3 वर्कर्स से क्वेश्चन पूछें और उनके बेसिस पे हम लोग ओवरऑल हमारा फाइंडिंग्स वहाँ पे जस्टिफाई कर दें, तो दैट विल नॉट बी रिलेवेंट, राइट। तो इसीलिए ओवरऑल सबकी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके हम लोगों को वहाँ पे रिसर्च कंडक्ट करना होगा फॉर टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम्स faced by the workers in an industry, right? Second thing, research is based on logical reasoning and involves both inductive and deductive methods. What is logical reasoning? जो हम लोग रिसर्च कंडक्ट करेंगे या जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे, उस इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने के बाद, उन पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने के बाद हम लोगों को जो एडिशनल नॉलेज मिलने वाली होगी या उनके ऊपर से जो डेटा एनालिसिस करना होगा, उसमें हमें कुछ एडिशनल पॉइंट्स वहाँ पे ऐड करने होंगे और कुछ ऐसी मेथड्स होंगी कि जो हम लोगों को वहाँ से एलिमिनेट करनी पड़ेगी। तो लॉजिकल क्यों? पहली थी कि सपोज किसी पर्टिकुलर कंपनी की फंडामेंटल्स को अगर स्टडी करना होगा तो उसके लिए जो रिलेवेंट लॉजिकल इंफॉर्मेशन होगी वो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होगी। हम लोग कंपनी के लिए एनवायरमेंटल फैक्टर्स अगर कंसीडर करेंगे, दैट इज लॉजिकल स्टडी। बट अगर हम लोग कंपनी के पास्ट प्रीवियस टेक्निकल डेटा को एनालाइज करके वहाँ पे फंडामेंटल रिसर्च कंप्लीट करें, तो दैट विल नॉट बी एक्सेप्टेड एज अ गुड रिसर्च। Third point is the data or a knowledge that is derived, it's in real time, actual observation in the natural settings। मतलब क्या, जो कोई भी डेटा हम लोग कलेक्ट करेंगे या फिर जो नॉलेज हम लोग गैदर करेंगे, उन पर्टिकुलर नॉलेज और डेटा हमारे रियल टाइम में होने चाहिए। मतलब अगर हम लोग देखें तो स्टॉक मार्केट की जो अभी कंडीशन है, ओवरऑल फाइनेंशियल मार्केट्स की, कैपिटल मार्केट्स की, प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों, तो उनके लिए जो पॉइंट्स लेवल्स है वो एक हाई पीक लेवल पे अभी ट्रेड करते हुए नजर आ रहे हैं। अगर यही सारे पॉइंट्स पे अगर इस तरह से ट्रेड कर रहे हैं तो उनके लिए क्या डिफरेंट रीजंस है, अगर ये हम लोगों को फाइंड आउट करने होंगे, तो इसे फाइंड आउट करते हैं तो हम लोग क्या करेंगे, तो रियल टाइम जो डेटा है, जहां से स्टॉक मार्केट में एक डाउनवर्ड ट्रेंड अचानक से रिवर्सल में बदल के अप साइड बुलिश ट्रेंड, और दैट इज आल्सो ऑन हायर नोट वहां पे ट्रेड होते हुए दिख रहा है, तो ऐसे लेवल पे ऐसी क्या सिचुएशन थी, तो उसे स्टडी करने के लिए बिफोर लगभग 2019 से लेकर या दिसंबर 2019 से लेकर आज की तारीख तक ऐसे डिफरेंट फैक्टर्स, डिफरेंट इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, स्टैटिस्टिकल फैक्टर्स, डिफरेंट ऑब्जेक्टिव पर्सपेक्टिव्स और अदर अफेक्टिंग फैक्टर्स हमें एनालाइज करने पड़ेंगे।
तो इन सभी फैक्टर्स को हम लोग डेटा कहेंगे, इंफॉर्मेशन कहेंगे, राइट, बिकॉज इट इज रिलेवेंट टू दैट पर्टिकुलर पीरियड, राइट। नेक्स्ट थिंग इज, अगर ऐसा ही होता और हम लोग 2008 और 9 का डेटा लेकर उसे एनालाइज करते और आज के लिए उसे जस्टिफाई करते, तो ये अच्छा रहेगा क्या? नहीं, इट इज नॉट रिलेवेंट। तो हमें रियल टाइम डेटा वहां पे चाहिए। फोर्थ पॉइंट, देर इज एन इन डेप्थ एनालिसिस ऑफ ऑल द डेटा, there is an in-depth analysis of all the data collected from research so that there are no anomalies associated with it। मतलब कोई बायस ओपिनियंस नहीं हो। इन डेप्थ एनालिसिस वहाँ पे होना ही चाहिए, रिसर्च में होता ही है। रिसर्च इसीलिए कहते हैं, तो हम लोग ज़्यादातर, आप लोग अगर एग्जाम्पल के तौर पे सोचो तो कभी कभी हम लोगों ने प्रेजेंटेशन दिया है, आप लोगों ने स्कूल लेवल पे या फिर कॉलेज लेवल पे आप लोगों ने प्रेजेंटेशंस दिए हैं। तो प्रेजेंटेशंस देते वक्त आप लोगों ने क्या किया था? आप लोगों ने सर्टेन टॉपिक आपके सिलेबस में से या अदर देन सिलेबस कोई एक चूज किया, उनके ऊपर डिफरेंट डिफरेंट इंफॉर्मेशन कलेक्ट की और उस इंफॉर्मेशन को पीपीटी के हेल्प, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की हेल्प से आपने सबके सामने प्रेजेंट किया। हमने रिसर्च किया क्या उसके बारे में? नहीं, राइट, हमने सिर्फ इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट किया था। लेकिन रिसर्च क्या कहता है? रिसर्च उसका इन डेप्थ एनालिसिस करता है एंड देन प्रेजेंट करता है। फिफ्थ पॉइंट इज, रिसर्च क्रिएट्स अ पाथ फॉर जनरेटिंग अ न्यू क्वेश्चंस। मोर रिसर्च अपॉर्चुनिटी कैन बी जनरेटेड फ्रॉम एग्जिस्टिंग रिसर्च। ऐसा क्यों? अगर किसी ने किसी फाइनेंस सेक्टर के अंडर कोई पर्टिकुलर केस स्टडी के बारे में अगर सोचा हो, आप लोगों ने सबने स्कैम 1992 ये वेब सीरीज देखी ही होगी। हर्षद मेहता की केस जो हमारी बैंक रिसीट्स थी उनकी घोटाले के ऊपर बेस्ड थी। तो उनके हर्षद मेहता के पर्टिकुलर स्कैम के लिए जो केस स्टडी हुआ था, तो केस स्टडी हर एक ने, मतलब जितने भी सारे रिसर्च अभी तक अवेलेबल है या रिसर्च पेपर्स अवेलेबल हैं, उन सभी ने डिफरेंट डिफरेंट व्यू से उस पर्टिकुलर केस को एनालाइज किया और अपने अपने व्यू पॉइंट के हिसाब से वहां पे प्रेजेंट किया। अगर कोई एक बंदा कहता है कि हर्षद मेहता ने जो किया वो सही था क्योंकि बाकी लोगों को अगर इसका लूपहोल नहीं पता था तो उसमें उनकी गलती है, इसे लूपहोल पता था तो उसका ऐसा करना इलीगल नहीं हो सकता, ऐसा किसी का व्यू होता। और किसी का व्यू ऐसा होता कि हर्षद मेहता को अगर ऐसा लूपहोल पता था तो उसने गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करना था और वो लूपहोल बंद करना था और इस तरह के बाकी सारी जो चीज़ें थी वो अवॉइड करनी थी। ऐसा किसी दूसरे का व्यू हो सकता है। इन दोनों के बेसिस पे कोई तीसरा बंदा आता, वो उसका खुद का एक अलग अप्रोच वहाँ पे जनरेट करके डेवलप करके दिखाता। तो ऐसे रिसर्च जो होता है वो जनरली आने वाले सर्टेन जो नेक्स्ट पॉइंट्स होंगे उनको या नेक्स्ट पीरियड्स के लिए रिसर्च करने के लिए वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज डेवलप करके देता है या फिर क्रिएट करके देता है। पॉइंट नंबर 6 जो है विच इज रिलेटेड टू द रिसर्च इज एनालिटिकल इन नेचर। ऑब्वियसली रिसर्च हमेशा एनालिटिकल रहेगा। देन it makes use of all the available data so that there is no ambiguity in the inferences। कहीं पर भी चेंजेस ना हो, कहीं पर भी कुछ ऊपर नीचे ना हो, इसीलिए कंप्लीट डेटा जो होगा उसके बेसिस पे हम लोग रिसर्च कंडक्ट करेंगे और उसका कंप्लीटली एनालिसिस करेंगे। 7 पॉइंट, एक्यूरेसी इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स ऑफ रिसर्च। The information that is obtained while conducting the research should be accurate and true to its nature। Say for example, अगर फाइनेंस बजट, यूनियन बजट जो आया था, उस यूनियन बजट के लिए अगर हमें पब्लिक ओपिनियन जानना हो, उस यूनियन बजट के लिए पब्लिक ओपिनियन जानना हो कि यूनियन बजट इस साल का जो प्रेजेंट हुआ था वो आपके हिसाब से कैसा है, तो डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग ओपन एंडेड क्वेश्चन होने की वजह से डिफरेंट डिफरेंट अप्रोचेस हमें सामने आएंगे। तो उनको वैलिडेट करने के लिए हमें एक स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनायर प्रिपेयर करनी होगी जो डिफरेंट डिफरेंट एज ग्रुप, डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स, डिफरेंट डिफरेंट हमारे जियोपॉलिटिकल या डिफरेंट डिफरेंट हमारे डेमोग्राफिक्स के बेसिस पे हम लोग उन क्वेश्चन को सर्कुलेट करेंगे। जो इंफॉर्मेशन मिलेगी
उन इंफॉर्मेशन के जो रिस्पोंडेंट्स होंगे, मतलब जिन्हें हम लोग क्वेश्चंस देंगे, क्वेश्चन देंगे और वो हमें फिल करके देंगे, उन्हें हम लोग रिस्पोंडेंट्स कहते हैं। वो रिस्पोंडेंट्स हमारी जो इंफॉर्मेशन या हमारी जो क्वेश्चन आंसर्स है उनको आंसर करते वक्त उनके हिसाब से ट्रू एंड फेयर आंसर वहां पर देंगे, ऐसा हम लोग अज्यूम करेंगे। और अगर वो इस तरह से देते हैं तो हमारा रिसर्च ओवरऑल ट्रू एंड फेयर बन सकता है। अदरवाइज कोई कुछ एज ग्रुप के पर्सन ऐसे होता है कि जैसे कि फॉर एग्जांपल जो यंग टीनेज पीपल्स होंगे या फिर 16 to 30 के जो रेंज के पीपल है, तो उनमें से मेजोरिटी ऐसे भी होंगे कि चलो यार क्या काम है, ये तो यूनियन बजट का सिर्फ नॉर्मल क्वेश्चन तो पूछा है, तो मुझे तो कुछ पता नहीं इसके बारे में, तो हम लोग क्या करेंगे, सर ABCD ऑप्शन दिए हुए ना, तो रैंडम टिक कर जाओ, BBBBCCCDDD ADADADAD, इस तरह के रैंडम टिक करते चलो, तो उससे एक्यूरेट इंफॉर्मेशन मिलेगी क्या? नहीं, राइट। सिमिलर एग्जांपल, अगर हम लोगों को किसी के बारे में इन्वेस्टर्स की पर्सपेक्टिव जो है वो जानने हैं, तो जो लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं वही हमारे रिस्पोंडेंट्स होंगे। जो लोग इन्वेस्टमेंट करते ही नहीं है उनके लिए उनसे क्वेश्चन पूछ के हमें वैसे भी क्या मिलने वाला है, वो गलत ही आंसर दे सकता है। तो ओवरऑल एक्यूरेसी जो मिलती है रिसर्च से, और रिसर्च इस तरह से एक्यूरेट कब होगा, जब हम लोग उसके लिए सिस्टमेटिक अप्रोच, एनालिटिकल स्टडी और साथ ही साथ में हमारी जो डेटा कलेक्शन और डेटा ऑब्जर्वेशन एंड डेटा एनालिसिस की जो टेक्निक्स होंगी उसे किस तरह से यूज कर रहे हैं, उसके बेसिस पे रिसर्च की एक्यूरेसी डिपेंड होती है, राइट। तो ये थे हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च। तो अभी तक हम लोगों ने जो देखा है वो इंट्रोडक्शन, कॉन्सेप्ट ऑफ रिसर्च एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च। नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा होगा उसमें हम लोग ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रिसर्च एंड फीचर्स ऑफ रिसर्च देखेंगे, ठीक है। तो पहले 3 पॉइंट, इंट्रोडक्शन, कॉन्सेप्ट एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, आप सब लोगों को क्लियर? यस और नो एवरीवन?